नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में क्लास 12th वाटर रिसोर्सेज इसका क्विकली अध्ययन करेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहते हैं और वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी अर्थ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि 71% जो सरफेस कवर्ड है अर्थ का वो वाटर है और 29% जो हिस्सा बच जाता है वो सतल है। और इस 71% जो पानी है इसमें से फ्रेश वाटर केवल लगभग 3% के आसपास है। जो बाकी का 97% के आसपास पानी है वो सॉल्टी वाटर है जो पीने के लायक नहीं है, जो खासकर ओशंस और सी में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये रहेगा। फिर आप इस वाले हिस्से में यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो ये वाला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि इंडिया में वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है वो लगभग 2.4% है। यानी भारत का जो टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ये वर्ल्ड के टोटल एरिया जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है उसका लगभग 2.4% या 2.45% है। और इस पर वर्ल्ड का लगभग 4% वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। लगभग 4% पानी अवेलेबल है विश्व का। और यहाँ पर विश्व की लगभग 16% पॉपुलेशन निवास करती है। वर्ल्ड के 16% यानी 121 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है 2011 के सेंसस के अनुसार। ठीक है, जो वर्ल्ड की 16% बनती है। और यहाँ पर जो टोटल वाटर अवेलेबल है वो जो प्रिसिपिटेशन के माध्यम से यानी वर्षण के माध्यम से एक साल में हमें जो पानी मिलता है वो लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, तो यदि हम अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की बात करें तो वो लगभग यहाँ पर 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। तो ये दोनों आप डेटा जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इस टोटल पानी का जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है लगभग 60% जो है वो हम इसका यूज कर पाते हैं। 40% अभी भी हम बेनिफिशियली यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो वाटर रिसोर्सेज हैं भारत में जो यूजेबल हैं, यूटिलिटी में जो हमारे काम आते हैं तो वो लगभग 1122 क्यूबिक किलोमीटर हैं। ठीक है, तो ये सारा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में पॉइंट में बनाकर आप तैयार रखिए। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस व रिसोर्स की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सरफेस वाटर का मतलब है जो अर्थ के सरफेस पर पानी होता है। तो उसके सोर्स आपसे पूछे जाते हैं कि सरफेस वाटर के प्रमुख सोर्स कौन से हैं। तो मेजर सोर्स आप बताओगे सरफेस वाटर के, वो हैं 4। नंबर 1 रिवर, लेक, पॉन्ड एंड टैंक। तो ये 4 प्रमुख सोर्स हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 1 अंक में। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में यदि 1600 मीटर यानी 1 मील लंबी दूरी की रिवर मान ली जाए, यानी 1 मील दूरी तक पानी बहता हो, 1 मील दूरी तक पानी बह रहा है, तो ऐसी जो 1 मील या उससे ज़्यादा दूरी तक पानी बह रहा हो तो उसको यदि हम रिवर मान लें तो भारत में लगभग 10,360 रिवर्स बहती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भारत में जो एवरेज मीन एनुअल फ्लो ऑफ रिवर बेसिन्स है वो लगभग एस्टिमेटेड है 1869 क्यूबिक किलोमीटर, 1869 क्यूबिक किलोमीटर पानी भारत में माना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से
आप यहाँ पर कुछ और भी पढ़ सकते हैं कि इसका लगभग जो भारत में टोपोग्राफी के आधार पर या हाइड्रोलॉजी के आधार पर अगर हम देखें और अदर कंसंट्रेशन देखें तो भारत में लगभग 690 क्यूबिक किलोमीटर यानी 32% जो सरफेस वाटर है वो यूटिलिटी में यूटिलाइज्ड होता है, प्रयोग में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि कोई रिवर जहाँ जहाँ से फ्लो करती है और जहाँ जहाँ से उसको पानी प्राप्त होता है तो वो सारा का सारा उसका कैचमेंट एरिया होता है। और ये डिपेंड करता है कि रिवर का कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है, उसका साइज कितना बड़ा है कैचमेंट का, या उसका रिवर बेसिन कितना बड़ा है और उसमें कितनी बारिश होती है, तो उसी आधार पर उसमें वाटर अवेलेबिलिटी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की नदियों में सबसे ज़्यादा पानी कब होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वेरिएशन रहता है भारत की रिवर्स में वो स्थान और टाइम के अनुसार वेरी करता है। जैसे सबसे ज़्यादा पानी भारत की नदियों में मानसून सीजन में रहता है और मानसून सीजन भारत में होता है खासकर जून से सितंबर के बीच, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आपसे कुछ रिवर बेसिन पूछे जाते हैं कि भारत के बड़े रिवर बेसिन कौन से हैं। तो उनमें से गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन और इंडस रिवर बेसिन ये ह्यूज रिवर बेसिन्स हैं जिनके कैचमेंट एरिया बहुत बड़े हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाता है। जैसे कभी कभी आपसे बराक रिवर के बारे में पूछेगा, तो बराक रिवर जो है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहने वाली एक नदी है जो बाद में बांग्लादेश की ओर बहती है और ब्रह्मपुत्र में ही वो अपना पानी मिला देती है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आप यहाँ से एक बार जरूर रीड कर लीजिए। इसी प्रकार से यदि साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया की जो प्रमुख रिवर हैं उनमें गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, यानी गोदावरी ये सबसे लंबी नदी है, फिर सेकंड लॉन्गेस्ट इज कृष्णा, कावेरी ये प्रमुख वहाँ की नदियाँ हैं। ठीक है, हालांकि इनके रिवर बेसिन नॉर्थ इंडियन रिवर बेसिन से काफ़ी छोटे हैं। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर की। तो ग्राउंड वाटर में जो है भारत में लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल हैं। और इसमें भी यदि हम देखें तो नॉर्थ इंडियन जो रिवर बेसिन्स हैं यानी प्लेन एरिया हैं उनके अंदर पानी जो है ये अधिक है। साउथ इंडिया में कोस्टल हिस्से में अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। यदि हम अंडरग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन की बात करें तो यानी प्रयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रयोग वेरी हाई जो है वो पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु इन सब में है। और इन सब के भी जो प्लेन एरिया हैं, ठीक है, प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा पानी यूज किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरला इन सब के अंदर जो है एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर वही पोटेंशियली यूज किया जा रहा है या उसकी संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार से गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र यहाँ पर जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं वो मॉडरेट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जाएगा अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो आप ये सारे बता देंगे। इसी प्रकार से जब हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी कुछ समस्याएं भी और हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैगून या बैक वाटर लेक। तो लैगून वास्तव में कोस्टल एरिया पर एक लेक होती है। जैसे मान लीजिए हमारा साउथ इंडिया है तो उसमें ऐसे एक लेक है, तो ये वाली जो लेक है यहाँ पर केरला में वेबनाड कयाल है। तो इस प्रकार का बैक वाटर यानी जैसे इस वाले कोस्ट पे भी यहाँ पर ऐसे एक चिल्का लेक है, तो यहाँ पर चिल्का है, यहाँ पर वेबनाड है। तो इस प्रकार की जो लेक होती हैं उनको लैगून लेक कहते हैं, जिसमें समुद्र का पानी सतह की ओर अंदर एंट्री किए हुए होता है। तो ऐसी जो लैगून या बैक वाटर लेक या जिसको कयाल भी कहते हैं उनका भी पानी जो है वो यूज किया जाता है लेक्स के रूप में या कैनाल्स, कयाल के रूप में या लगून्स के रूप में। और ऐसी लेक्स जो हम भारत में ज़्यादातर केरल में, ओडिशा में चिल्का है, केरल में वेबनाड है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक और कोलेरू लेक, तो इसी प्रकार की कुछ लेक्स हैं तो जिनका
यूज किया जाता है फिशिंग के लिए। तो जो सॉल्टी वाटर में पैदा होने वाली मछलियां हैं वो कहीं कहीं पर इसका थोड़ा बहुत, जहाँ पर मीठे पानी का उसमें रहता है अवेलेबिलिटी, तो उसका इरिगेशन में भी यूज कर लिया जाता है। कुछ एक एरिया में पैडी क्रॉप्स भी बोई जाती हैं, जो खासकर वेस्ट बंगाल का जो डेजर्ट डेल्टा का एरिया है, सुंदरवन डेल्टा, तो उसमें पैडी क्रॉप्स की खेती की जाती है, यानी चावल की खेती की जाती है। कुछ किस्में ऐसी हैं जो हल्के से सॉल्टी वाटर में भी पैदा हो जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कोकोनट, नारियल की खेती की जाती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैक वाटर हैं या लगून लेक्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये 4 बातें आप इसमें ज़रूर लिख देंगे: फिशिंग, पैडी क्रॉप्स, कोकोनट क्रॉप्स एंड इरिगेशन। तो इन सब में, इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है। और जैसे वेबनाड कयाल है तो उसमें जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जैसे नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो होती है नेशनल लेवल की, तो वो भी इसमें कराई जाती है। नेक्स्ट आता है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। तो भारत में जनसंख्या दुनिया की दूसरी सबसे अधिक है, तो पानी की डिमांड भी लगातार बनी रहती है। तो ट्रेडिशनली देखें तो भी ये हमारी डिमांड जो है लगभग बनी रहती है। और भारत की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए पानी की डिमांड लगातार समय के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे 5th ईयर प्लान के अंदर या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भारत में बनाए गए और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी एक्टिविटीज़ भारत में हुई 1966-67 में, तो पानी की डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर में और बढ़ी। इसके लिए ही देश में बहुत सारे डैम्स भी बनाए गए, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, ये सतलुज रिवर पर है। भाखड़ा हिमाचल में है, नांगल पंजाब में है, सतलुज रिवर पर है। हीराकुंड डैम महानदी पर है उड़ीसा में। दामोदर डैम, जिसको DVC भी बोला जाता है, ये वेस्ट बंगाल में है और दामोदर रिवर पर है। नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और शायद ये कृष्णा रिवर पर है। इंदिरा गांधी कैनाल, ये भारत की सबसे लंबी कैनाल है, जो सतलुज और ब्यास नदियों के संगम हरीके बराज से पंजाब से निकाली गई है। बठिंडा के पास में ये स्थान है, तो वहाँ से ये राजस्थान की ओर जाने वाली कैनाल है, जिसके बारे में आप अपनी इसी बुक के सबसे लास्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ते हैं केस स्टडी के रूप में। तो जैसे ये सभी की क्यों इनके ऊपर डैम्स बनाए गए हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ जो पानी है उसको कैनाल के माध्यम से इरिगेशन के लिए खेतों तक पहुंचाना, इरिगेशन की नीड के लिए ये सब बनाए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सरफेस वाटर है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरफेस वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। सरफेस वाटर का 89% और अंडरग्राउंड वाटर का लगभग 92% हिस्सा इरिगेशन में ही यूज होता है। तो बाद में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूटिलाइजेशन किस सेक्टर में होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, इरिगेशन के लिए होता है। यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में केवल जो सरफेस वाटर है उसका 2% और ग्राउंड वाटर का 5% हिस्सा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक सेक्टर की। तो डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर जो सरफेस वाटर है उसका 9% और इसी प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर भी इसमें यूज किया जाता है। अब अगर आपसे इसका रैंकिंग की जाए तो देखो, नंबर 1 पे आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, नंबर 2 पे आता है डोमेस्टिक यूज और नंबर 3 पे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पानी के यूटिलाइजेशन के आधार पर ये इसकी रैंकिंग होती है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि इनको डिसेंडिंग या इंक्रीज ऑर्डर में या डिक्रीज ऑर्डर में लगाइए, तो इस आधार पर भी आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक अलग से भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो टोटल वाटर का यूटिलाइजेशन है, प्रयोग है, वो हाइयर है अदर सेक्टर की तुलना में, यानी इंडस्ट्रीज के और डोमेस्टिक यूज की बजाय एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी इरिगेशन में सबसे ज़्यादा पानी यूज किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से इंडस्ट्रियल सेक्टर में और डोमेस्टिक सेक्टर में भी पानी का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुआ है।
नेक्स्ट बात आती है डिमांड ऑफ वाटर इन द इरिगेशन। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इरिगेशन की डिमांड बढ़ी, और इरिगेशन की डिमांड बढ़ी तो उसमें जो है पानी कैनाल से, ट्यूबवेल से, वेल से, पॉन्ड से वहाँ पर पहुँचा, तो जिसके कारण से वहाँ पर यूटिलाइजेशन अधिक हुआ। हालांकि इरिगेशन के जो डाटा है यदि हम उसको देखें तो स्पेशियो और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इसमें मिलती है, यानी स्थानिक और सामयिक विविधता इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि रेनफॉल जो है देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में होती है और अलग अलग समय पे होती है। तो इसी आधार पर किसी एरिया में डेफिशिएंसी बनी रहती है रेनफॉल की और वो एरिया ड्रॉट प्रोन हो जाता है, तो वहाँ पर जो है इरिगेशन की डिमांड ज़्यादा रहती है, खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन के पठार पर जो है वाटर की डिमांड अधिक बनी रहती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो विंटर सीजन, विंटर मीन्स यहाँ पर जो है रबी क्रॉप्स के दौरान जो है वाटर की डिमांड कम रहती है, जबकि समर में जो खरीफ क्रॉप होती हैं, तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर जिसमें खासकर पैडी यानी जो चावल होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड रहती है। रबी क्रॉप्स के अंदर व्हीट बोया जाता है तो जिसमें पानी की डिमांड तुलनात्मक रूप से कम रहती है। तो इस प्रकार से वेरी करता है सीजन टू सीजन की पानी की डिमांड इरिगेशन सेक्टर में कितनी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कुछ ये अपने रिवर के बेसिन का अध्ययन भी कर सकते हैं। हालांकि ये मैप आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा, खासकर CBSE में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यदि हम बात करें तो जब वेस्ट बंगाल में और बिहार में मानसून में ब्रेक आते हैं, यानी कुछ लंबे समय तक बारिश नहीं होती है या ड्राई स्पेल आ जाते हैं, तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन की ज़रूरत रहती है। इसी प्रकार से कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको पानी की ज़्यादा डिमांड रहती है, पानी की ज़्यादा नेसेसरी रहती है। कुछ क्रॉप्स को लाइकली जैसे राइस है, जैसे शुगर केन है, जैसे जूट है, तो इन सबको अधिक पानी की ज़रूरत रहती है। तो अगर हम खेतों में ये वाली फसलें बोएंगे तो हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है इरिगेशन के रूप में। इसी प्रकार से यदि हम बात करें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जी, तो यहाँ पर अगर हम स्टेटों के आधार पर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, इन सब में 85% जो टोटल सोन एरिया है, नेट सोन एरिया है, वो इरिगेशन के अंतर्गत आता है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन स्टेट के अंदर जो इरिगेशन एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसके अलावा व्हीट और राइस ये जो है मेनली इरिगेशन की सहायता से पैदा किए जाने वाले क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पंजाब है उसके अंदर जो टोटल एरिया है जिस पर खेती की जाती है उसका लगभग 76% हिस्सा जो है वो नेट इरिगेशन एरिया के अंतर्गत आता है। हरियाणा का लगभग 51% हिस्सा जो वो इरिगेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो इरिगेशन है वो कैनाल से, वेल से एंड ट्यूबवेल से इनसे की जाती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन जो है इसमें अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि वो ट्यूबवेल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें राजस्थान और महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जब अंडरग्राउंड वाटर जो है यूज किया जाता है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार डिक्लाइन करता है, नीचे की ओर वो जाता है, क्योंकि आप पानी ज़्यादा यूज करेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम बार बार अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं तो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो ये फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो बढ़ेगा। इसी प्रकार से कुछ एक एरिया ऐसे भी हैं, खासकर वेस्ट बंगाल के और बिहार के, जिसमें आर्सेनिक का पार्ट बढ़ जाता है। जो आर्सेनिक है ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जब हम
ज़्यादा पानी यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर तो उसमें नीचे पानी की कमी होगी तो वो आर्सेनिक का कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन किन स्टेट में ज़्यादा है, तो याद रखेंगे राजस्थान में और महाराष्ट्र में। और कभी कभी आपसे पूछेगा कि आर्सेनिक का जो इंक्रीज है या कंसंट्रेशन है वो किन स्टेट में है, तो आप बताएंगे वो वेस्ट बंगाल में और बिहार में है। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि लैंड डिग्रेडेशन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में क्यों हो पा रहा है, तो उसके कारण है पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में ओवर इरिगेशन के कारण से जो सैलिनिटी है यानी लवणता है, मृदा की लवणता है, मृदा में नमक है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण से जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। फ्लोराइड से रिलेटेड राजस्थान महाराष्ट्र, आर्सेनिक से रिलेटेड वेस्ट बंगाल और बिहार, और सैलिनिटी से संबंधित पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहेंगे। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे तो इसके कारण से कुछ प्रॉब्लम भी हो रही हैं दिन प्रतिदिन। ये तो आर्सेनिक, फ्लोराइड, सैलिनिटी, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पानी को लेकर बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। डे बाय डे जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसके कारण से पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो घटती जा रही है, जिसके कारण से वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है और वो पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में डोमेस्टिक यूज जो है वो भी लगातार उसकी डिमांड बनी रहती है, जिसके कारण से जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो समय के साथ साथ कम होती जा रही है, जिसके कारण से राज्यों के बीच में या सोसाइटी के बीच में कभी कभी झगड़े भी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो नेक्स्ट आता है वाटर क्वालिटी, उसकी वाटर क्वालिटी का मेंटेन रखना या वो गिरते जाना। तो उसके पीछे भी कारण क्या है कि आज की डेट में जो वाटर क्वालिटी है उसका मतलब होता है प्योरिटी ऑफ वाटर, या उसमें अनवांटेड जो सब्सटेंस हैं वो नहीं होने चाहिए। तो समय के साथ साथ वाटर जो है हमारा किसी न किसी कारण से पोल्यूट हो रहा है, जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केमिकल्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट या अदर डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो पानी में मिल रहा है, जिसके कारण से पानी जब वो पीने के लायक नहीं रहता है या उसकी जो क्वालिटी है या क्वालिटी है वो गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो वाटर है वो उसकी क्वालिटी गिरती चली जाती है और वो अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए। इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से पूरी की पूरी लेक्स हैं या स्ट्रीम्स हैं, रिवर हैं, ओशंस हैं या वाटर बॉडीज हैं, वो उनके अंदर जो वाटर की क्वालिटी है वो गिर जाती है, जिसके कारण से पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। तो जैसे आप देखेंगे कि भारत की जो सबसे पोल्यूटेड 2 रिवर हैं उनमें यमुना जो आगरा से दिल्ली से लेके आगरा और इटावा के बीच सबसे ज़्यादा पोल्यूट है, और इसी प्रकार से गंगा जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो भी कानपुर के आसपास सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स में से एक हैं। तो ये आपके लिए वैसे भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये 1 अंक का क्वेश्चन भी है, और ये आप लास्ट चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी फिर इसके बारे में नमामि गंगे जैसी हमने योजनाएं चलानी पड़ती हैं। इसके साथ साथ जो एक्वाटिक सिस्टम होता है, जब रिवर पोल्यूट होती है तो एक्वाटिक एनिमल जैसे गंगा नदी में मिलने वाली गंगेटिक डॉल्फिन जो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, तो उन ऐसी बहुत सारी मछलियों की डेथ भी हो जाती है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, कभी कभी ये आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे पर कौन कौन से मेजर टाउन्स हैं। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, पटना है। तो ये कुछ मेजर रिवर्स हैं। आगे एक शायद आपके इसमें एक मैप भी आएगा, वहाँ पर भी मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, तो
नेक्स्ट आता है वाटर का कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर का जो समय के साथ साथ जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है, इसको मेंटेन रखने के लिए हमें फ्रेश वाटर को जो फ्रेश वाटर की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हमें इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है और एफिशिएंटली इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस एंड वाटर इज आल्सो वेरी प्रीशियस फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। यदि पृथ्वी पर जीवन बचाना है तो हमें पानी बचाना होगा, ठीक है। तो हमें पानी बचाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो इसके कारण से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो फिर इफ़ेक्ट होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, लॉ बनाने पड़ेंगे, उनको इफ़ेक्टिवली यूज करना पड़ेगा पॉलिसीज़ को, और लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं। हर व्यक्ति को जल योद्धा, जल प्रहरी के रूप में काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं भी बहुत सारा प्रयास करता रहता हूँ। समय समय पर आप सभी स्टूडेंट को भी मोटिवेट के लिए जहाँ पर भी क्लास में, वीडियो में, चैप्टर के दौरान या प्रेयर में या ऑनलाइन माध्यम से खुद भी प्रयास करता हूँ कि हम वाटर रिसोर्सेज को बचाएं, और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि वाटर को ही ढंग से यूटिलाइज करें कि वो आज भी हमारे काम आए और फ्यूचर में भी हमारे काम आते रहें, ठीक है। इसी के लिए सरकार ने मेरे प्रयासों को अप्रिशिएट भी किया है, जिसके लिए मुझे 2019 में वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया, और 2022 में जल प्रहरी के लिए नेशनल लेवल के तो मुझे अवार्ड्स भी दिए। तो ये आप सब भी कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार हमेशा आपको मोटिवेट करती है, और ये हमारी सोसाइटी की भी ज़रूरत है, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस पानी के कारण से अर्थ पर जीवन है, तो उस पानी को हमें बचाना ही होगा, ठीक है। तो हम हर संभव प्रयास करते रहें कि किस प्रकार से हम कौन सी ऐसी टेक्निक लगाएं, मेथड्स हो सकते हैं, तो जिसके कारण से हम पानी को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस को भी आप अच्छे ढंग से तैयार रखिए, ठीक है। तो यहाँ एक ये आपका क्वेश्चन मैप आ गया है, तो इससे हम छोटा सा सीख लेते हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछता है क्वेश्चन कि जो गंगा रिवर है, ये इधर भागीरथी नदी है, यहाँ से अलकनंदा आती है, दोनों यहाँ देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तो यहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा। फिर इस पर एक यहाँ पर शहर आता है ऋषिकेश, फिर यहाँ पर एक शहर आता है हरिद्वार, फिर ये मैदानों में एंट्री करती है। मैदानों में एंट्री करने के बाद इसके ऊपर जो प्रमुख शहर आते हैं, जिसमें इलाहाबाद आता है, इसके साथ साथ यहाँ पर कानपुर आता है, यहाँ पर वाराणसी आता है, ठीक है। आगे बिहार में यहाँ पर पटना आता है। तो ऐसी जो है प्रमुख, जिसके ऊपर इसकी एक ब्रांच हुगली के रूप में चली जाती है, और दूसरी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ मिलकर यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार से यदि यमुना पे पूछा जाए तो दिल्ली यहाँ पर सबसे बड़ा जो है शहर है, देन आगरा है। तो इन दोनों के बीच में ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेच है, ठीक है। यहाँ वाटर क्वालिटी सबसे पुअर है, और गंगा नदी में यहाँ कानपुर के आसपास सबसे इसकी क्वालिटी पुअर रहती है। जो इलाहाबाद है, आजकल इसका नाम प्रयागराज है। नेक्स्ट आता है कि वाटर पोल्यूशन को हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, तो हमें इसके लिए कुछ इफ़ेक्टिव मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, लॉ बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा इरिगेशन के अंदर स्प्रिंकल मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड है वो बनी रहे, उसके लिए पानी अवेलेबल रहे। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी हम जो है पानी को रीयूज कर सकते हैं, यानी हमें 3R टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इन सब काम करेंगे। खेतों में हम जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करें तो वहाँ पर हमें फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स यानी खरपतवार नाशक और उर्वरक, इनका सफिशिएंटली प्रयोग करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें। डोमेस्टिक यूज में भी यदि हम बात करें तो हमें सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट को जो है वो अपने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में जाने से बचाना चाहिए, उनको फिल्टर कर लेना चाहिए,
ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ से कोई भी वेस्ट जो है वो रिवर्स में ना पहुँचे, ताकि हमारे रिवर पोल्यूट होने से बच जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से यदि हम बात करें तो एक बोर्ड भी बनाया गया है जिसका नाम आता है दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये कभी कभी आपसे पूछेगा CPCB क्या है, तो आप बताएंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। इसी के आधार पर फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हर स्टेट में बनाए गए हैं। ठीक है। इसके साथ साथ भारत में जो इन दोनों संस्थाओं ने जो सेंट्रल लेवल की है और स्टेट लेवल की है, पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए नेशनल एक्वाटिक रिसोर्सेज के रूप में 507 स्थानों पर स्टेशन बनाए हैं, जहां पर पानी की गुणवत्ता की जांच की जाती है कि उसमें किसी प्रकार का ऑर्गेनिक या बैक्टीरियल जो कंसंट्रेशन है वो तो नहीं इंक्रीज हो रहा है, ताकि उसकी पानी की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। हालांकि जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है, यमुना जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है दिल्ली और इटावा के बीच में। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो साबरमती नदी वो अहमदाबाद में पोल्यूटेड रिवर है, गोमती लखनऊ में, और काली नदी जो है ये काली, अडियार और क्यूम, ये इनकी कुछ स्ट्रेच हैं। इसके अलावा वेगाई रिवर मदुरई तमिलनाडु में, और मूसी रिवर हैदराबाद में। ठीक है। और गंगा रिवर कानपुर में और वाराणसी में। तो ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स में से एक है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर एक MCQ भी बनने की संभावना ये है कि आपसे इन रिवर और इनके सामने उन स्थानों को पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यमुना रिवर दिल्ली और इटावा के बीच में, साबरमती अहमदाबाद, गोमती लखनऊ, काली जो है अड्यार, और क्यूम रिवर ये जो है ये अड्यार रिवर जो ना ये चेन्नई में बहती है। ठीक है। इसी प्रकार से वेगाई रिवर जो है ये मदुरई में है, मूसी रिवर ये हैदराबाद में है, तेलंगाना की कैपिटल सिटी में, और गंगा रिवर कानपुर और वाराणसी के बीच में सबसे ज़्यादा पोल्यूट रिवर या स्ट्रेच हैं, रिवर स्ट्रेच है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इनके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जो हैवी टॉक्सिक मेटल है या फ्लोराइड है, तो ये सब इसमें मिले हुए होते हैं, या नाइट्रेट इसमें इंक्रीज रहता है। तो इन सब को आप ध्यान रखेंगे। तो हैवी टॉक्सिक मेटल, फ्लोराइड और नाइट्रेट ये इसमें इंक्रीज रहता है। इसके लिए देश के अंदर एक प्रोविज़न भी किया गया है लीगली। ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोविज़न भी किया गया, वो था द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी द वाटर एक्ट 1974। तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी रहेगा। इसके अलावा बाद में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया, ये आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसी का परिणाम क्या रहा कि इसको हालांकि अच्छे ढंग से इफेक्टिवली नहीं यूज कर पाए हम, इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। इसी का रिजल्ट क्या रहता है कि 1997 में 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो नदियों के किनारे और झील के किनारे वो लोकेट करती हैं। ठीक है। वो यानी वो उनको नदियों के किनारे लगा दिया जाता है। दी वाटर सेस एक्ट 1977 ये भी बनाया गया ताकि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, और इनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है रहा कि हम पानी को पोल्यूट होने से बचा पाए। ठीक है। तो ये सारा आप स्टडी करके रखेंगे। इसी के लिए फिर आप क्या करेंगे कि पानी को रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस यानी कम मात्रा में यूज कर सकते हैं। जैसे खेतों की खुली सिंचाई करने की बजाय आप जो है स्प्रिंकल मेथड अपना सकते हैं, ड्रॉप इरिगेशन अपना सकते हैं। ठीक है। तो हम खेतों में वो फसलें बो सकते हैं कि जिनको कम पानी की ज़रूरत हो। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत ये वाला हिस्सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आता आपका वाटर शेड मैनेजमेंट। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में। तो आपने बताना वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड बेसिकली क्या होता है कि वाटर शेड मैनेजमेंट में है कि
एफिशिएंटली मैनेज करना और कंजर्वेशन करना सरफेस वाटर का और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। इसके लिए सरकार ने जिसमें आप क्या क्या करेंगे, जिसमें इन्वॉल्व क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर, कि जो पानी बह रहा है उसका कम मात्रा में यूज करना, उसको स्टोर करना और अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करना। इसके लिए टैंक बनाना, इसके अलावा रिचार्ज वेल बनाना, ये सारे मेथड इसमें अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ब्रॉड लेवल पर अगर वाटर साइड मैनेजमेंट को देखें तो इसके अंदर इंक्लूड होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रीजनरेशन एंड जुडिक्शन यूज, यानी किसी तो सफिशिएंटली उसका यूज करना, नेचुरल रिसोर्सेज को लाइकली लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस एक्टिविटी को, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। वाटर साइड मैनेजमेंट का जो एम है, उद्देश्य है, वो है बैलेंस बनाना नेचुरल रिसोर्सेज में और जो सोसाइटी में उसका यूज होता है, इन दोनों के बीच में। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है, जो वाटर साइड मैनेजमेंट है एक्चुअली में गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग होती है उन सबको ये लार्जली डिपेंड करता है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पर, यानी इसमें सोसाइटी मदद करेगी तो ये अच्छे ढंग से लागू हो सकता है। हालांकि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी कुछ स्कीमें भी चलाई हैं जो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है। और जब आप पेपर में इस वाले क्वेश्चन को लिखोगे तो इन वाले हेडिंग्स को अलग आप हाईलाइटेड करके लिखेंगे। जैसे नंबर 1 है यहाँ पर हरियाली, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी रहेगा, यानी 1 अंक का क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। हरियाली जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग है जिसका उद्देश्य था वाटर साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलप करना, खासकर इसमें वाटर कंजर्वेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, फिशरीज एंड एफोरेशन, यानी वनारोपण के लिए इसमें इंक्रीज करना। इसी के तहत जो है ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना एक उद्देश्य रहा है। तो हरियाली ध्यान रखेंगे। सेकंड वन है नीरू मीरू, ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की। तो वाटर एंड यू, नीरू मीन्स वाटर, मीरू मीन्स आप यानी यू। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। और थर्ड वन है अरवारी पानी संसद, ये राजस्थान के अलवर जिले, अलवर जो है जब आप हरियाणा से जयपुर की ओर जाएंगे तो जैसे ही एंट्री करेंगे राजस्थान में तो जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आएगा वो अलवर डिस्ट्रिक्ट ही आने वाला है। इसी प्रकार से कुछ जोड़ या टैंक बनाना, राजस्थान में इनको टैंक कहा जाता है, हरियाणा में इसको खासकर जोड़ कहते हैं। तो ये बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे हरियाली दे दिया जाए ऑप्शन में नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद एंड ऑल ऑफ दी अबव, और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कौन सी है, तो हरियाली है। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश की है, अरवारी पानी संसद राजस्थान की है। इसी प्रकार से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आएगा कि जो तमिलनाडु स्टेट है, भारत के साउथ इंडिया में तमिलनाडु स्टेट है, वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना हर घर के लिए कंपलसरी है। ऑप्शन में राजस्थान मिलेगा, ध्यान रखेंगे, राजस्थान गुजरात मिलेगा ऑप्शन में एमसीक्यू में, लेकिन कंपलसरी तमिलनाडु में है, राजस्थान में कंपलसरी नहीं है। लोगों को मोटिवेट करती है सरकार, लेकिन वहाँ पर सोसाइटी की अपनी इच्छा है कि वो बनाए वाटर साइड मैनेजमेंट, अपने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में या कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसमें, लेकिन तमिलनाडु में ये कंपलसरी है। तो कोई भी बिल्डिंग को वहाँ पर बनाया नहीं जा सकता जब तक कि उसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ना हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वो सारे मेथड जिसके द्वारा वर्षा के जल को कैप्चर करना, उसको कंट्रोल करना, उसको स्टोर करके रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। इसके लिए ग्राउंड के वाटर को रिचार्ज करना, इसके अलावा उसको लो कॉस्ट पे या इको फ्रेंडली टेक्निक अपनाकर पानी की बूंद बूंद को यूज करना, ये सारा का सारा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके लिए क्या करना होता है कि जैसे चेक डैम बनाना, इसके अलावा जो अंडरग्राउंड टेबल है उसको इंक्रीज करना, यानी पानी को बहने से रोकना, ठीक है, उसकी क्वालिटी, अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ताकि उसके अंदर जो फ्लोराइड है या नाइट्रेट है
या आर्सेनिक जैसे कंटेंट है वो कम हो जाएं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना, फ्लडिंग को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे, या पानी के अंदर जो साल्ट का कंटेंट बढ़ जाता है उन सबको रिचार्ज करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के उद्देश्य रहते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं अलग अलग एरिया में, जैसे बहुत सारे मेथड हम अपना सकते हैं। कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन इसमें रहता है। ट्रेडिशनली जो रूरल एरिया रहते हैं इसके अंतर्गत जो वाटर जो स्टोरेज किया जाता है सरफेस वाटर को, उसको जो लेक में, पौंड में या टैंकों में या जिसको हम जोड़ कहते हैं उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। राजस्थान के अंदर इस पानी को इकट्ठा करने के लिए कुंड बनाए जाते हैं जिसको टाँका कहते हैं। ये एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, ठीक है, जिसके अंदर इस पानी को यूज किया जाता है। जब इसके अंदर ये पानी भर जाता है वाटर का, राजस्थान में जब जो टाँका बनाया जाता है उसमें रेन वाटर जो भरता है तो उसको पालर पानी कहा जाता है, ठीक है, पालर पानी तो ये कहा जाता है। तो ये सब इसमें यूज किए जाते हैं। पहाड़ी एरिया में क्या करते हैं, तो पहाड़ी एरिया में जैसे मान लो ऐसे एक पहाड़ है तो उसके ऊपर यहाँ पर पिट वेल बना दिए जाते हैं कि छोटा छोटा गड्ढे खोद दिए जाते हैं ताकि पानी यहाँ पर रुक रुक के नीचे की ओर आए ताकि ज़मीन उसको कंट्रोल कर सके। इसके अलावा जो मैदानी एरिया होते हैं जैसे हरियाणा है या कहीं पर भी है, जैसे आप इसको तो रूफ टॉप जो छत का पानी है उसको कंट्रोल किया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। आगे अभी एक दो इमेज भी आपकी आएंगी तो हम उसमें भी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस वाले पैराग्राफ को पढ़ के रखिए, रालेगन सीधी। तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, तो ये भी वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए फेमस एक विलेज रहा है जो पूरे देश के लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपने अन्ना हजारे को सुना होगा, तो अन्ना हजारे जो वो रालेगन सीधी के ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ तरीके। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये यहाँ पहाड़ों से पानी बह के आया तो यहाँ पर रास्ते में चेक डैम बना दिया। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर रिवर बह के आ रही है तो यहाँ पर एक कोई पौंड बना देना, तो इस प्रकार से कोई वेल बना देना जिसमें पानी एकत्रित हो। ये वाला तरीका आप बना सकते हैं। ये आप अपने एग्जाम में भी ये डायग्राम बनाइए, वेरी सिंपल डायग्राम है, ठीक है, वेरी सिंपल डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये आप बना दीजिए छत कि यहाँ पर एक पाइप है, पाइप के द्वारा पानी जो है ये एक अंडरग्राउंड यहाँ पर टैंक में आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो गंदगी है वो फिल्टर हो जाती है और बाकी का सारा पानी एक अंदर वेल में छोड़ दिया जाता है जिसके द्वारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। इसी प्रकार से ये मैदानी एरिया का है, ये पहाड़ी एरिया का है। तो ठीक है, पहाड़ी एरिया पे ढलवां छत होती है तो पानी यहाँ से पाइप से आएगा, इस टैंक में गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, पानी फिल्टर होगा। तो यहाँ पर भी जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें कलेक्शन टैंक है जिसमें गंदगी तो यहाँ नीचे एकत्रित हो जाएगी, पानी जो है वो नीचे रिचार्ज वेल में चला जाएगा। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो पेपर में भी आप इसको यूज करिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो अर्बन एरिया है उसके अंतर्गत भी ये सारा बना सकते हैं, तो ये आप रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये वाला जो बॉक्स में आपका दिया गया है, इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक तो आप ये बताएंगे कि ये पॉलिसी बनाई गई थी 2002 में, ठीक है, ताकि जो पानी है उसका ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल यूज या अदर यूज के लिए भी वो अवेलेबल हो सके, ठीक है। इसके लिए जो की फीचर्स हैं यानी मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस पॉलिसी की, नंबर 1 इरिगेशन और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है इनको बनाना और ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल हो सके, ठीक है, या यही आप रखेंगे। और देन आपका है प्रोवाइडिंग द ड्रिंकिंग वाटर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, तो ये आप बताएंगे। इसके अलावा मेजरमेंट था और उसकी लिमिटेशन करना, रेगुलेट करना कि पानी का जो एक्सप्लॉयटेशन है ग्राउंड वाटर का वो तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये पॉलिसी की दूसरी विशेषता है।
तीसरा क्या था कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, इसकी रेगुलरली मॉनिटरिंग करना कि उसकी क्वालिटी तो डिक्लाइन नहीं हो रही है। तो ये इसकी पॉलिसी रही और इसी में ये प्रोग्राम बनाया गया कि हम इसकी क्वालिटी को, यानी अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी और सरफेस वाटर की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इस पॉलिसी का नेक्स्ट उद्देश्य रहा है एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी प्रयोग को उचित तरीकों से प्रयोग करना, पानी को कि उसका अधिकतम प्रयोग हो, उसका वेस्टेज कम से कम हो। तो ये सब है। इसके अलावा लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस, क्योंकि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन के लिए भी कार्य करना, ये भी इस पॉलिसी की उद्देश्य रहा है। और भी आप उद्देश्य बता सकते हैं कि लोगों को एजुकेट करना, ठीक है, इसके अलावा लोगों को प्लांटेशन करने के लिए मोटिवेट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मोटिवेट करना। तो ये सब इस पॉलिसी के उद्देश्य रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एक आपका जो है छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जल क्रांति अभियान ये भारत में कब लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया था 2015-16 में, 2015 एंड 16 में। इसका उद्देश्य भी यही था कि वाटर को रिसाइकलेबल जो रिसोर्स है इसको किस प्रकार से हम मैनेज करें कि क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, जो ग्लोबली वार्मिंग हो रही है, उन कंडीशन को हम बचा सकें। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है जल क्रांति अभियान 2015-16 में। इसका उद्देश्य क्या था कि इंश्योर करना कि वाटर सिक्योरिटी, जल की सुरक्षा को ध्यान रखना, और पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, भारत के प्रति व्यक्ति को पानी की उपलब्धता कराई जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, और इसके लिए लोगों को पानी को कंजर्वेट करने के लिए या उनके पानी के कंजर्वेशन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए जो है मोटिवेट करना, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत रहे हैं। तो ये इसका उद्देश्य रहा है। कुछ यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या अपनाया गया। तो जल क्रांति अभियान के तहत लोगों को मोटिवेट किया गया, जिसमें लोकल बॉडीज, एनजीओ, सिटीजन्स, इन सबको इस अभियान के अंतर्गत लाया गया और मोटिवेट किया गया कि आप इसमें जुड़ें। और इसके लिए नंबर 1 काम क्या किया कि 672 डिस्ट्रिक्ट जो देश के अंदर हैं, 672 डिस्ट्रिक्ट, हालांकि सेंसस 2011 में 640 डिस्ट्रिक्ट भारत में है, तो अभी ये 672 डिस्ट्रिक्ट का अंतर्गत जलग्राम, यानी जलग्राम के लिए मोटिवेट करना कि गांव के पानी को गांव में ही हार्वेस्ट करना, गांव के अंदर ही जो पूरा का पूरा मैनेज करना कि वो वाटर रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने वाला ग्राम बन जाए, गांव बन जाए। इसके अलावा जो है कमांड एरिया को आइडेंटिफाई करना, मॉडल कमांड एरिया को लगभग 1000 हेक्टेयर देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसके अंतर्गत यूपी, बिहार, हरियाणा ये नॉर्थ में रहे, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु ये साउथ इंडिया के स्टेट सेलेक्ट किए गए, राजस्थान, गुजरात ये वेस्ट में सेलेक्ट किए गए, ईस्ट में उड़ीसा को और मेघालय को नॉर्थ ईस्ट में, इन राज्यों को सिलेक्ट करके इनमें ये आइडेंटिफाई करना कि किस प्रकार से हम वहाँ पर 1000 हेक्टेयर के अलग अलग जो है वो मॉडल कमांड एरिया बना सकते हैं, ताकि दूसरे जो पास के राज्य हैं या एरिया हैं वो भी मोटिवेट हो सकें जल संरक्षण के लिए। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, उसको कम करना। ठीक है, उसके लिए वाटर का कंजर्वेशन करना, आर्टिफिशियली उनको रिचार्ज करना वाटर बॉडीज़ को। ठीक है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट होने से बचाना। इसके अलावा उसको आर्सेनिक फ्री बनाना ताकि पानी आसानी से यूज किया जा सके। इसके साथ साथ जो है अवेयरनेस, ये इसमें महत्वपूर्ण एक्टिविटी रही कि मास अवेयरनेस, यानी बृहत स्तर पर लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, पोस्टर के माध्यम से, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करा के स्कूल के विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, कॉलेज के स्टूडेंट को मोटिवेट करना, ताकि हम पानी को बचा सकें। तो ये सब जल क्रांति अभियान जो है ये वाटर सिक्योरिटी को लेकर बनाया गया एक अभियान रहा है। तो ये था आपका चैप्टर
इसको आप वीकली रिवाइज करिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करिए। और बार बार जब आप लिख के देखेंगे तो आपका जो हैंड राइटिंग तो इम्प्रूव होगी ही होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो इनको आप रिवाइज करिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।